स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत कोई सदस्य तब अयोग्य हो जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुना गया है। 2. यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 3. 1 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले नामांकित सदस्य को कानून के तहत अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। दल बदल विरोधी कानून, इसके तहत कोई सदस्य तब अयोग्य हो जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुना गया है। अतः कथन 1 सही है। यदि कोई सदस्य अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अतः कथन 2 सही है। यदि कोई नामांकित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह दल बदल कानून के तहत अयोग्य हो जाता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके द्वारा भारत में हिम तेंदुओं के लिए एकमात्र संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम चलाया जाता है। 2. यह भारत का सबसे बड़ा ऊंचाई वाला जूलॉजिकल पार्क है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क के बारे में। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क यानी PNHZP पश्चिम बंगाल, जिसे आमतौर पर दार्जिलिंग चिड़ियाघर के रूप में भी जाना जाता है, हिम तेंदुओं के लिए अपने सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम यानी CBC हेतु वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर जू एंड एक्वेरियम यानी WAZA से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हासिल की है। इसके द्वारा भारत में दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु एकमात्र प्रजनन कार्यक्रम चलाया जाता है। अतः कथन 1 सही है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, झेलम नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप से होता है। 2. यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। 3. इसके प्राथमिक सहायक नदी किशन गंगा नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2 और 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। कश्मीर हिमालय की झेलम बेसिन। झेलम द्रोणी या बेसिन का अपवाह ऊपरी झेलम नदी से होता है जिसका उद्गम कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रृंखला के तल पर स्थित अनंतनाग के वेरीनाग में एक झरने से होता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर एवं वुलर झील से होकर गुजरती है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी के रूप में झेलम नदी भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी नदी प्रणाली में योगदान देती है। यह नदी जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान में प्रवाहित होती है जहां यह चिनाब नदी में मिल जाती है। अतः कथन 2 सही है। इसकी प्राथमिक सहायक नदी किशन गंगा नीलम नदी है। अतः कथन 3 सही है। कुन्हार नदी इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कनघान घाटी में कोहाला पुल के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर एवं पाकिस्तान को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अपने चुनौतीपूर्ण नेविगेशन के कारण इसे आंसुओं का द्वार कहा जाता है। 2. यह लाल सागर का दक्षिणी निकास है। 3.
यह ओमान, अरब प्रायद्वीप और जिबूती तथा इरिट्रिया अफ्रीकी तट के बीच स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाब अल मंडेब। अपने चुनौतीपूर्ण नेविगेशन के कारण बाब अल मंडेब को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह लाल सागर का दक्षिणी निकास है। अतः कथन 2 सही है। यह यमन, अरब प्रायद्वीप और जिबूती तथा इरिट्रिया अफ्रीकी तट के बीच स्थित है। अतः कथन 3 सही नहीं है। बाब अल मंडेब अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर 18 मील यानी 29 किलोमीटर चौड़ा है, जो पेरिम द्वीप द्वारा विभाजित इनबाउंड और आउटबाउंड शिपमेंट के लिए यातायात की 2 चैनलों तक सीमित करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यायालय आमतौर पर राज्यों के बीच संघर्ष, विवादास्पद मामले और संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं एजेंसियों यानी सलाहकार कार्यवाही द्वारा संदर्भित कानूनी पूछताछ से जुड़े मामलों को निपटाता है। 2. न्यायालय के समक्ष सलाहकारी कार्यवाही केवल संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों और संयुक्त राष्ट्र सदस्यों या संबद्ध संगठनों की 16 विशेष एजेंसियों के लिए खुली है। 3. केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के स्थायी प्रतिनिधि ही न्यायालय से मान्यता प्राप्त होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय 2 प्रकार के मामलों पर विचार कर सकता है। राज्यों के बीच उनके द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवाद, विवादास्पद मामले और संयुक्त राष्ट्र के अंगों एवं विशेष एजेंसियों यानी सलाहकार कार्यवाही द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय के लिए अनुरोध। अतः कथन 1 सही है। न्यायालय के समक्ष सलाहकारी कार्यवाही केवल संयुक्त राष्ट्र के 5 अंगों और संयुक्त राष्ट्र सदस्यों या संबद्ध संगठनों की 16 विशेष एजेंसियों के लिए खुली है। अतः कथन 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद किसी भी कानूनी प्रश्न पर सलाहकारी राय का अनुरोध कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंग और विशेष एजेंसियां जिन्हें सलाहकारी राय लेने के लिए अधिकृत किया गया है, वे केवल उनकी गतिविधियों के दायरे में उत्पन्न होने वाले कानूनी प्रश्नों के संबंध में ऐसा कर सकती है। राष्ट्रों के पास न्यायालय में मान्यता प्राप्त कोई स्थायी प्रतिनिधि नहीं है। अतः कथन 3 सही नहीं है। यह आमतौर पर अपने विदेश मंत्री या नीदरलैंड में मान्यता प्राप्त अपने राजदूत के माध्यम से रजिस्ट्रार के साथ संवाद करते हैं। अगला प्रश्न है, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट FRBM अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित करता है। 2. इस अधिनियम के अनुसार सरकार को अपना राजस्व घाटा समाप्त करना होगा। 3. इसके लिए सरकार को संसद में वार्षिक राजकोषीय जिम्मेदारी विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन। इसके तहत सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समय के साथ राजकोषीय घाटा कम हो जाए और राजस्व घाटा समाप्त हो जाए, जो कि सरकार के कुल राजस्व पर उसके कुल व्यय का आधिक्य है। इसने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित कर दिया। अतः कथन 1 सही है। इस अधिनियम के तहत सरकार को अपने राजस्व घाटे को समाप्त करने की आवश्यकता है, जो कि सरकार के कुल राजस्व पर उसके कुल व्यय का आधिक्य है। अतः कथन 2 सही है। इसके तहत सरकार को संसद में वार्षिक राजकोषीय जिम्मेदारी विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जो अपने राजकोषीय समेकन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार की प्रगति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ताइवान जलडमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर की एक शाखा है। 2. यह दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। 3. पेंग हू द्वीप यानी पेस्काडोरेस द्वीप ताइवान जलडमरू मध्य में स्थित है।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। ताइवान जलडमरू मध्य। ताइवान जलडमरू मध्य, जिसे फॉर्मोसा जलडमरू मध्य भी कहा जाता है, जल का एक संकीर्ण निकाय है जो ताइवान द्वीप को चीन की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्वी तट से अलग करता है। यह जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर की एक शाखा है, अतः कथन 1 सही है। यह दक्षिण पश्चिम में दक्षिण चीन सागर को उत्तर पूर्व में पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है, अतः कथन 2 सही है। पेंग हू द्वीप समूह, जिसे पेस्काडोरेस द्वीप भी कहा जाता है, ताइवान और मुख्य भूमि चीन के बीच ताइवान जलडमरू मध्य में स्थित है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इथियोपिया से लगती है? 1 सूडान, 2 इरिट्रिया, 3 जिबूती, 4 सोमालिया, 5 नाइजीरिया, 6 दक्षिण सूडान। दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 5, सी केवल 1, 2, 3, 4 और 6 या डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1, 2, 3, 4 और 6। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। इथियोपिया, यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक भूमि से घिरा देश है जिसे आधिकारिक तौर पर इथियोपिया के संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। यह देश पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के भीतर स्थित है तथा समान उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम आयाम इसकी विशेषता है। इथियोपिया का विस्तार दक्षिण पूर्व में सूडान, दक्षिण में इरिट्रिया, पश्चिम में जिबूती और सोमालिया, उत्तर में केन्या तथा पूर्व में दक्षिण सूडान तक है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिनमें एक तरफ समूह और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1 अल शबाब यमन, 2 हौथिस इराक, 3 हिजबुल्लाह लेबनान। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल 1, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3। चलिए अब देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल शबाब पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक उग्रवादी इस्लामी समूह है जो मुख्य रूप से सोमालिया में सक्रिय है, अतः युग्म 1 सुमेलित नहीं है। हौथिस, जिसे अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन का एक जैदी शिया इस्लामी राजनीतिक तथा सैन्य संगठन है, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। हिजबुल्लाह एक लेबनानी शिया इस्लामी राजनीतिक दल तथा आतंकवादी समूह है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ एवं कई अन्य देशों द्वारा एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है, अतः युग्म 3 सुमेलित है। तो चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट फ्यूचर अर्थ का एक वैश्विक अनुसंधान प्रोजेक्ट और विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम का अनुसंधान भागीदार है। 2 इसने अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप यानी ESSP का गठन किया था जो बाद में फ्यूचर अर्थ के रूप में विकसित हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।